Students, hopefully you are doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री जो हमारी नई किताब है इसका नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। जब डेमोक्रिटस ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास जो मैटर है, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमने पढ़ा था सबसे लेक्चर के आगाज में कि मैटर जो है उसे तोड़ा जाए और उसका वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके उसको हमने एटम का नाम दिया था। लेकिन बाद में पता ये चला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कि जो हमारे पास एटम है ये भी आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ तक स्टूडेंट्स जो है हमने इनकी डिस्कवरीज भी पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। जब हम अपना लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमारे एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ टिनी प्लेस कॉल्ड एटम। ये वो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़ा था और जिसमें हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे लॉर्ड रदरफोर्ड वो आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आखिर एक क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या है, ठीक है, हम इसको देखते हैं लॉर्ड रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ना जहन में रखने, आपने सन जहन में रखने, जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास उसको डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने, ठीक है, 1897 के अंदर। जो प्रोटॉन था हमारे पास उसको डिस्कवर किया था यूजन गोल्डस्टाइन ने, ठीक है, 1885 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है जो न्यूट्रॉन था हमारे पास 18 को डिस्कवर किया था 1993 में जेम्स चैडविक ने। तो ये तीन आपने ध्यान में रखनी है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब ये तीन चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पर। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1911 के अंदर। कब किए थे स्टूडेंट्स? 1911 के अंदर। उस वक्त जो थे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। उस वक्त जो थे वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हुई थी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आप लोगों की जो देखने वाली बात है वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने किया क्या था। और फिर हम देखेंगे कि उसने किस तरह से आंसर किया था कि किस तरह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये किस तरह जो है वो एटम के अंदर अरेंज होते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हम एक न्यूक्लियस का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया है स्टूडेंट्स हमारे पास होता कुछ होता है एटम के अंदर। सेंटर में हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियस होता है, एक एटम है। हम इसको आगे देखेंगे, जो हमारा बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम देखेंगे कि एटम के अंदर हमारे पास शेल्स होते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? हमारे पास एटम के अंदर शेल्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं। इसके दरमियान हमारे पास न्यूक्लियस होता है जहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, वो एटम का सेंट्रल पार्ट जहां पर उसका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो ये जो बेसिकली न्यूक्लियस था ना जो एटम के सेंटर में मौजूद होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था हमारे पास क्या साइंटिस्ट है? लॉर्ड रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स अब हम इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट किया क्या था। स्टूडेंट्स हमारे पास इसने ना एक खास किस्म के पार्टिकल्स, तो इन पार्टिकल्स को ना हम अल्फा पार्टिकल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा पढ़े? अल्फा पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास ना एक ब्लॉक है, एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर ना एक रेडियो एक्टिव मटीरियल पड़ा। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होते हैं? हमने केमिस्ट्री की न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ा ना रेडियो एक्टिव मटीरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटीरियल, ऐसे हमारे पास एटम जिनका ये जो सेंट्रल वाला न्यूक्लियस है ना, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल से मुराद है कि इसके अंदर कुछ ना हलचल होती रहती है, हलचल होती रहती है। जब इसके अंदर हलचल होती रहती है तो इससे ना खास किस्म की चीजें निकलती हैं, ठीक है, उन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खास किस्म के पार्टिकल्स निकलते हैं, इन्हें हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। मेरे से दोबारा पढ़ें क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। इसका नाम आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए। और ये अल्फा पार्टिकल्स स्टूडेंट्स होते क्या हैं? इन अल्फा पार्टिकल्स को हम कहते हैं ये हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। स्टूडेंट्स अगर हीलियम का स्ट्रक्चर देखें, हीलियम का क्या स्ट्रक्चर होता है? हीलियम का आपको पता है, मैंने आपको पेरियोडिक टेबल के अंदर याद करवाया था, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2 एटॉमिक नंबर, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा
कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये हीलियम का एटम है हमारे पास, ये किसका एटम है, हीलियम का। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें हमने सिर्फ किसको कंसीडर करना है, हीलियम के न्यूक्लियस को। ये जो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस रह गया ना हमारे पास, ये क्या है, इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। स्टूडेंट्स अब ये ना एक खास किस्म का रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। एक ऐसी चीज जिसके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है और उससे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। तो एक ऐसा उसने मटेरियल जो था वो एक ब्लॉक के अंदर बंद करके उसके अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे थे, उसको उसने, ठीक है, उसके सामने उसने ना गोल्ड की फॉइल रख दी। गोल्ड कहते हैं सोने को, सोने की एक बारीक सी परत, सोने की एक बहुत बारीक सी परत उतार कर उसने इसके सामने जो थी वो रख दी। अब हुआ क्या कि यहाँ से जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, जब वो यहाँ से निकले और इसके ऊपर आकर पड़े, तो उसने इस गोल्ड फॉइल के ना एक एक डिटेक्टर लगा दिया, इस तरह गोल करके ना डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मालूम करना, देखना, जांचना। अब यहाँ पे होता क्या था, जैसे ही कोई ये वाला पार्टिकल यहाँ से निकलता तो यहाँ पे टकराता था ना, वहां पे एक चमक पैदा होती थी। क्या पैदा होती थी, चमक पैदा होती थी। फ्रेंड्स हुआ क्या, उसने क्या देखा, उसने देखा कि यहाँ पे पार्टिकल्स जाते हैं और बहुत सारी जो चमक है वो सिर्फ उसके सामने पैदा हो रही है, ठीक है, बहुत सारी चमक जो है उसके सामने पैदा हो रही है, और बहुत कम चमक है जो यहाँ पर पैदा हो रही है, और बहुत ही कम चमक है जो यहाँ पर वापस आ रही है, ठीक है, यहाँ पर इन एरियाज में पैदा हो रही है। समझ आ रही है। अब फ्रेंड्स इस तजुर्बात का मकसद क्या था, इनका मकसद क्या था, इसका मकसद जो था वो हमें यहाँ से समझ में आता है। इसका नतीजा उसने ये निकाला, उसने देखा कि जो एटम है ना हमारे पास, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द हमारे पास क्या है, हमारे पास शेल्स हैं। स्टूडेंट्स उसने नतीजा ये निकाला कि हमारे पास ये जो एटम है इसकी ज्यादातर जगह है ना जो वो खाली है, इसके अंदर ज्यादातर जगह क्या है, खाली है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे सारे शेल्स क्या है, ठीक है, हम इसको आगे देखेंगे। शेल मतलब वो खास जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है उसे शेल कहते हैं, ठीक है, मतलब ये जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और इसके दरम्यान में न्यूक्लियस है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, यहाँ से सीधे गुजर गए। हुआ क्या है, जब वो यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्हें कुछ चीज मिली टकराई और वो टेढ़े हो गए। अब जिस तरह यहाँ पे आए थे ना पार्टिकल, यहाँ पे टेढ़े हो गए, इसी तरह यहाँ पे आए तो वो टेढ़े हो गए। जब वो सेंटर में टकराए तो वापस मुड़ गए, इस तरह यहाँ पे जब वो सेंटर में टकराए गए तो वापस मुड़ गए थे, और जब वो फिर थोड़ा सा नीचे से टकराए तो वो मुड़ गए। उसके बाद फिर ज्यादातर जो थे वो सीधे चले गए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसने क्या नतीजा निकाला, रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से नतीजा ये निकाला कि जो एटम है ना हमारे पास, इसके 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। एक हमारे पास इसका सेंट्रल हिस्सा है, क्या है, सेंट्रल हिस्सा, जिसको हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और स्टूडेंट एक हमारे पास न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है इजाफी, मतलब न्यूक्लियस से इजाफी वाला हिस्सा है। एक न्यूक्लियस वाला हिस्सा है और एक न्यूक्लियस से इजाफी वाला हिस्सा है, ठीक है। और उसने कहा कि जो न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा है तो खाली है, ये तो खाली है, लेकिन जो एटम, जितना भी एटम है ना जो हमारे पास, उसका जो ज्यादातर वजन है, जो ज्यादातर उसका मैस है, वो उसके सेंटर में है। वो क्या है, सेंटर में है। क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो उससे टकराकर मुड़ रहे थे, या वो सेंटर से टकराकर मुड़ रहे थे, या डिफ्लेक्ट हो रहे थे वापस, देखिए ऊपर की तरफ मुड़ रहे थे, नीचे की तरफ मुड़ रहे थे। तो उसने कहा कि हमारे पास जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है ना, जो दरमियान में, ये यहाँ पर सारा वजन है एटम का, यहाँ पे सख्त चीज पड़ी हुई है। जब बाहर से पार्टिकल आता है उससे टकरा के या तो मुड़ जाता है या वापस चला जाता है, नीचे मुड़ जाता है। समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स इससे उसने नतीजा ये निकाला कि जो एटम है इसके 2 पोर्शन है, एक को न्यूक्लियस कहते हैं, एक को कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और वो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके देखिए ना, उस वक्त न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। अब जो एटम का उस वक्त प्रोटॉन था तो उसने प्रोटॉन के बारे में कहा था कि प्रोटॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अभी डिस्कवरी नहीं हुआ था। समझ आ रही है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। वो अलग बात है कि रदरफोर्ड ने बाद में जाकर ये पेशेंगोई की थी 1911 में, उसके एक्सपेरिमेंट से ये वाले, और 1920 में तकरीबन जाकर यही साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, इसने पेशेंगोई की थी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल जरूर है जिसका वजन जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। समझ आ रही है, जिसका वजन जो है वो क्या है, प्रोटॉन के बराबर है। और बाद में जब जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट्स हुए 1932 के अंदर, फिर ये बात साबित हो गई कि वाकई में एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल है जिसका नाम न्यूट्रॉन है, और उसका वजन देखें, जब हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर उसका मैस पढ़ा
ठीक है 1.673 है, ठीक है, और एक का 1.675 है, तो आपने देखा कितने दोनों बराबर हैं, ठीक है, इंटू 10⁻27 kg, तो कितने बराबर हैं दोनों, सिर्फ 1.673 इंटू 10⁻27 kg हमारे पास किसका प्रोटॉन का वजन है, और 1.675 इंटू 10⁻27 kg जो है वो न्यूट्रॉन का वजन है, तो माइनर सा फर्क है, तकरीबन बराबर है, ठीक है। और अगर आप इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन का वजन तो देखें कितना 10⁻31 पे जाके है, तो मतलब उससे बहुत पीछे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था, ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट जो था, इनका छोटा सा जो था खुलासा था, हम इसका मुतालिया करते हैं यहाँ से। लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में प्रोवाइड किया आंसर इस क्वेश्चन का कि हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ प्लेस कॉल्ड एटम। समझ आ रही है? और जो पार्टिकल्स थे वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है, उसने कहा था जो भारी पार्टिकल्स हैं वो दरमियान में हैं और बाकी उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं। अब उसने क्या देखा, एक कैरी आउट उसने करवाया, कैरी आउट का मतलब होता है करवाना, उसने करवाया रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है एक शानदार, ठीक है, रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार, ठीक है, एक शानदार उसने क्या किया, तजर्बा किया इन विच, जिसमें उसने क्या किया, ही हिट, हिट का मतलब होता है टकराना, ठीक है, कहते हैं ना मेरे साथ जो है वो हिट कर गया किसी चीज के साथ, हिट किया स्ट्रीम, स्ट्रीम स्टूडेंट्स कहते हैं, स्ट्रीम हम कहते हैं ऐसी चीज, स्ट्रीम वैसे हम नदी को कहते हैं, नदी देखिए कितना जो है वो एक बहाव से चलती है, ठीक है, एक हमारे पास एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चलती है, बह रही होती है, एक ही तरीके से बह रही होती है। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रीम में अल्फा पार्टिकल्स है ना जो, ये भी एक ही तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं जितना नदी ट्रैवल करती है। एक स्ट्रीम किसकी स्ट्रीम, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहते हैं जर्रात को, छोटे छोटे से खास किस्म के पार्टिकल्स, और मैंने आपको बताया वो पार्टिकल्स कौन से हैं, वो पार्टिकल्स हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाया तो वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही बारीक सोने की परत, गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है, सोने की परत, बहुत बारीक थी, कई बुक्स में इसकी जो मेजरमेंट है 0.004 सेंटीमीटर बताई जाती है, कितनी बारीक थी वो पर, ठीक है, सेंटीमीटर देखे ना कितना सा होता है उसका, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा, तो इतनी बारीक वो परत थी जिसके अंदर से उसने एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म किए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट्स, उसने एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूडेड, उसने नतीजा क्या निकाला, टीनी सेंट्रल पोर्शन का न्यूक्लियस, एक छोटा सा दरमियान में एक सेंट्रल पोर्शन है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और फिर क्या नतीजा निकाला, रिलेटिवली लार्ज एरिया, रिलेटिवली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, निस्बतन, जब भी आप साइंसेस के अंदर रिलेटिव लफ्ज इस्तेमाल करें तो निस्बतन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, निस्बतन, निस्बतन, ठीक है, निस्बतन का मतलब है कि हम किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ मवाजना करके बात कर रहे हैं। हमने कहा इसके सेंटर में छोटा हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, तो इसकी निस्बत, इसके हिसाब से इसके बाहर इससे बड़ा पोर्शन होता है जिसने इसको क्राउंड किया होता है, जिसने इसको घेरा हुआ होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं। ये हमारे पास सेंटर में क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियर पोर्शन, और ये हमारे पास जो इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट, it was also discovered that mass of an atom is concentrated in the nucleus। अब ये भी क्यों डिस्कवर हुआ, क्योंकि वो जो शुआएं थी वापस आ गई, कोई मुड़ गई, तो इससे ये भी पता चला कि जो एटम का मास है उसके न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब है, ठीक है, कि वहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में उसका जो मास है ना वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि एटम के अंदर दो ही भारी पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। Because both heavy particles, protons and neutrons, are found to be present there। क्योंकि जो दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी, दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि एटम का जो मास है उसकी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कोई चीज को, ठीक है, आपने जो है, ठीक है, बहुत दबा दबा के भर दिया है, ठीक है, मतलब सारा वजनी चीज है ना उसको दबा दबा के एक ही जगह पे भर दिया है आपने। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर these two particles are held together by strong nuclear force। न्यूक्लियस के अंदर ये जो दो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स, दो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो दो पार्टिकल्स हैं हेल्ड टुगेदर, ये आपस में इस तरह से इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसके जरिए, एक फोर्स है ना, जाहिर सी बात है, मैंने काफी सारी चीजें मैंने उसको इस तरह से जोड़ा हुआ है, तो कुव्वत है जो मैं इनका लगा रहा हूं तभी वो जुड़ी हुई है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक कुव्वत है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या करती है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में क्या करके रखती है, जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। समझ आ रही है, वो क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो दो पार्टिकल्स हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
फ्रेंड्स वैसे तो हम देखें कि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो खास अरेंजमेंट से, वो एक खास तरतीब से अरेंज हुए होते हैं। मतलब दो प्रोटॉन्स के दरमियान एक न्यूट्रॉन होता है, ताकि उनके दरमियान जो रिपेलिंग, उनको धकेलने की कुव्वत है वो कम हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको ज्यादा लगे। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था इसका एक्सपेरिमेंट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।